आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है और उसके बाद हम एक लॉन्ग वीकेंड शुरू हो जाएगा। कल भी बाजार बंद रहेंगे, मुहूर्त ट्रेडिंग तो रहेगी ही, लेकिन उसके बाद एक लंबा वीकेंड आएगा और उसके चलते आज वीकली एक्सपायरी देखने को मिल रही है। तो आज के लिए स्तर कौन से इंपॉर्टेंट होंगे कल की कमजोरी के बाद, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कई सारे ग्लोबल इवेंट्स भी हैं जहां पर कि हमारी आज नज़र रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की आज ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। इस वक्त अगर एशियाई बाजारों को देखें तो मिली जुली शुरुआत देखने को मिल रही है। निकई के बाजार तो वैसे आज बंद है, लेकिन हैंगसेंग और एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे तो शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन इस वक्त देखिए करीब 40-50 अंकों की मजबूती रह गई है एसजीएक्स निफ्टी में और हैंगसेंग में 20 अंकों की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। शंघाई लाल निशान में है, सपाट ही यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात हुई एशियाई बाजारों की, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे संकेत कैसे हैं आज के लिए ये भी समझ लेते हैं। लगातार तीसरे दिन हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड स्तर देखने को मिले, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ जोन्स करीब करीब 140 अंक चढ़कर 36,052 के लेवल्स पर क्लोजिंग दिखाई और नैस्डैक और एसएनपी भी 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। इसके अलावा आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है और उस पर हमारा बाजार रिएक्ट कर सकता है खुलने के बाद। आज रात यूएस फेड के फैसले पर बाजारों की नज़र रहेगी और बॉन्ड खरीदारी में कटौती को लेकर कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है। तो काफ़ी अहम इवेंट होगा ये देखना और हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। इसके अलावा कुछ और भी जो संकेत मिल रहे हैं सप्लाई को लेकर, 4 नवंबर को यानी कि कल के दिन ओपेक और इसके अलावा अन्य देशों की बैठक होगी। और अगर कच्चे तेल की बात करें तो वो इस वक्त $84 के नीचे है। यूएस डॉलर इंडेक्स $94 के पार निकल चुका है इन तमाम इवेंट्स के पहले। तो ये काफ़ी सारे कुछ इवेंट्स हैं जिस पर कि हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर संकेत ओवरऑल बात करें तो ठीक ठाक ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स और एशियाई बाजारों की तरफ से। इसके अलावा संस्थागत निवेशकों के आंकड़े किस तरीके से थे ये भी एक बार समझ लेते हैं। लगातार जो खरीदार बिकवाली दिख रही थी एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में, अब वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है और 244 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं एफआईएस कैश मार्केट में। लेकिन डीआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली करी है और नेट अगर आंकड़ा देखेंगे तो 6 करोड़ के आसपास की बिकवाली कल डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। तो हमने देखा था कल का आंकड़ा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था खरीदारी का घरेलू निवेशकों की तरफ से, लेकिन आज यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली। हालांकि ये आंकड़ा काफ़ी छोटा है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में जो आंकड़ा निकल कर आया वो थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है और देखना होगा कि फिर आज भारतीय बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में करीब 1527 करोड़ की बिकवाली भी करके गए हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये आज फेड की जो बैठक होने वाली है उस पर क्या कुछ निकल कर आ सकता है, उसके पहले की कुछ कॉशियसनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखना होगा आज भारतीय बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेगा और लेवल समझ लेते हैं। बाजार पर रणनीति बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं और काफ़ी सारे ग्लोबल इवेंट्स मिल रही हैं जिस पर कि बाजारों की नज़र रहेगी। उसके पहले भारतीय बाजार देखिए हमें थोड़ा कॉशियस भी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज जो वीकली एक्सपायरी भी है इसको देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन सी लेवल्स होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए जिस तरीके से 2 वीक की गिरावट के बाद लास्ट 2 दिन में जो इंडेक्स ने इंडिकेशन दिए हैं कि कल का सेशन थोड़ा सा लैकलस्टर रहा, कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। उससे पहले सेशन में हमने एक रिबाउंड देखा था, बट मुझे लगता है जब तक कि 18,100 के लेवल के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक ये रिकवरी के इंडिकेशन को मानना कि यहाँ से दोबारा से रिबाउंड शुरू हो जाएगा बहुत शार्प, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। बट एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी कहाँ आई है, वो पॉजिटिविटी बैंकिंग की तरफ से आई है कि कल के सेशन में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला और एक्सपेक्टेड है कि आउट परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू करे कंसिडरिंग जिस तरीके से क्लोजिंग आई है। तो इंडेक्स में तो मेरी मानना यह है कि आपको अब आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, रात को यूएस फेड का आउटकम आएगा, तो ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना बनाएं। इंट्राडे के हिसाब से आप एक 13,900 के अराउंड पे अगर आपको एक डिप मिलता है इंडेक्स में, 17,900 के अराउंड पे एक डिप मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 17,840 के स्टॉप लॉस के साथ और 18,000 के टारगेट के लिए। 18,000 पे काफी ज्यादा डेरिवेटिव्स पोजीशन बनी हुई है कॉल साइड पे, तो उसको ब्रेक करके सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इंट्राडे के हिसाब से।
बैंकिंग क्योंकि स्टेबल बना हुआ है, वहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, तो वहाँ पे 39,700 के राउंड पे अगर आपको मिलती है एक डिप तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 39,400 के स्टॉप लॉस के साथ 40,300 के टारगेट्स के लिए। ओके तो ये लेवल्स आपको बता दिए गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अजीत ने बताई, देखिए काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, वीकली एक्सपायरी भी है, तो जो भी ट्रेडर्स हैं काफ़ी सावधानी के साथ आज आपको ट्रेड करने की राय यहाँ पर दी जा रही है। स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत स्ट्रिक्टली आप मेंटेन करिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो भी आज अप्रोच आप रख रहे हैं। लेकिन अजीत आज के लिए अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की, तो वो क्या होगी? बैंकिंग शेयर ही आपको पसंद आ रहा है? ये बिल्कुल, देखिए बैंकिंग क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ है, उसके साथ ही साथ अगर आप सेक्टर वाइज बात करेंगे तो सीमेंट, रियल्टी, यहाँ पे काफी ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है। बट जो आज के जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस से ही हैं। पहला स्टॉक है मेरा फेडरल बैंक का, तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुआ है कल के सेशन में। और जिस तरीके से ओवरऑल इसकी पोजीशनिंग है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर, मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा पोटेंशियल है इसको करीब 112 तक के लेवल टेस्ट करने का इन नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 97 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक है M&M फाइनेंस, तो यहाँ पे काफी लंबे समय बाद मतलब एक डिसाइसिव मूव बनता हुआ दिख रहा है। पिछले करीब एक महीने के कंसोलिडेशन के बाद कल के सेशन में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुआ था, एक जो अपर बैंड था उसको ब्रेक हुआ, वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे। तो ये सारे इंडिकेशन हैं कि ये मूव कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 188 के स्टॉप लॉस के साथ 215 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। ओके तो बैंकिंग्स और एनबीएफसी स्पेस में अभी भी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। फेडरल बैंक और M&M फाइनेंस इन स्तरों पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए, और आपको छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये तो बात हुई मार्केट पर रणनीति की, लेवल्स को आप बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करिए, आज के लिए यही राय आपको दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी खबरें और नतीजे भी आए हैं ओवर द वीकेंड्स, कल बाजार बंद होने के बाद, माफ़ करिएगा, तो उनको समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स लेकर। प्रियंका सबसे पहले तो बताइए कि कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे कौन कौन से आए हैं? जी देखिए पूजा, नतीजों की बात करें तो सबसे पहले अच्छे नतीजे की बात करेंगे, यानी जिसके एस्टिमेशन से बहुत अच्छे नतीजे हैं, वो है भारतीय एयरटेल। इंतज़ार था इस कंपनी के रिजल्ट्स पर, हम टेलीकॉम स्पेस में एक्शन देख ही रहे थे पिछले 2-3 दिनों से और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। देखिए अगर हम सबसे पहले मुनाफे की बात करें, कंसोलिडेटेड मुनाफा कम लगभग 300% बढ़ा है, यहाँ पर 284 करोड़ से बढ़कर अब 1134 करोड़ हो गया। ये क्यू ऑन क्यू फिगर्स है। इसी तरह से हालांकि आय में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन आप अगर बिटा की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 5% की अप ग्रोथ दिख रही है। और साथ ही आपको यहाँ पर मार्जिन जो है वो बढ़े हैं लगभग क्यू ऑन क्यू 49.1% से बढ़कर अब 49.5% हो गए हैं। देखिए कंपनी ने कुछ अच्छी फिगर्स जो प्रेजेंट की है वो अपने सब्सक्राइबर बेस में फिगर प्रेजेंट की है। जो एक्चुअल थी, जो एक्सपेक्टेशन थी वो सिर्फ 319.2 मिलियन फिगर्स थी जो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जो आई हैं एक्चुअल उनके बेस में जिस तरह का इजाफा हुआ है वो एक अच्छा पॉइंट ज़रूर है कंपनी के लिए। 323.47 मिलियन की फिगर्स आई हैं जो भारतीय एयरटेल ने अपने सब्सक्राइबर बेस में यानी नए ग्राहक जोड़े हैं। तो आप इस लिहाज से इसे अच्छा कहेंगे। इनका एक तो मार्केट शेयर थोड़ा बड़ा है, दूसरी बात मुनाफा इनका बढ़कर आया, तो अच्छे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर नतीजे आए हैं भारतीय एयरटेल के। और ज़ाहिर तौर पर इसका आप इम्पैक्ट स्टॉक पर देखेंगे भी। दूसरा रिजल्ट जो आया वो PNB हाउसिंग की तरफ से आया। यहाँ पर मुनाफा ज़रूर घटा है, लगभग 25%। मुनाफा 313 करोड़ से घटकर अब 235 करोड़ आया, लेकिन यहाँ पर एक डाउनवर्ड रिविजन देखने को मिली है। NIs भी घटे हैं यहाँ पर, और जो कंपनी ने प्रोविजन रखी है वहाँ पर भी उन्होंने 11% की कटौती की है। NC और साथ ही नेट NPA जो है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कमी देखने को मिली है। तो ओवरऑल PNB हाउसिंग के जो मुनाफे NIs जो है वहाँ पर भी आप कटौती देखेंगे, कमी देखेंगे 25% की, और कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो भी घटकर आया है। तीसरा रिजल्ट आप बताना चाहूँगी मैं पूजा ट्रेंड का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिटेल ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स और बहुत बड़ा फोकस आगे जाके आने वाले समय में टेक्सटाइल ब्रांड्स का होने वाला है। तो यहाँ पर भी ऐसे रिजल्ट्स को भी ज़रूर आय करके रखना चाहिए। कंसोलिडेटेड पैट जो है वो 80 करोड़ है, जबकि लॉस था वाई ऑन वाई। तो हम वो जो ग्रोथ की स्टोरी की बात करते हैं, कंजम्पशन अनलॉक थीम की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम रिजल्ट्स में रिफ्लेक्शन ज़रूर दिख रहा है। तो ये 3 बड़े नतीजे रहेंगे मेरी तरफ से। पूजा
तो ये है कुछ नतीजे जहां पर कि नज़र रहने वाली है। कैश सेगमेंट से भी काफ़ी नंबर्स आए। भारती एयरटेल काफ़ी शानदार नंबर्स हैं। आज देखना होगा किस तरह का यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा प्रियंका, आज खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? पहले बात होगी न्यू आईपीओस की। देखिए, एफबी फिनटेक का आईपीओ है, उसका सेकेंड डे था कल, और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो हुई है वो लगभग 1.5 गुना सब्सक्राइब कल हुआ है। दूसरा आप बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक का आईपीओ जो है, वहाँ पर आखिरी दिन था, वहाँ पर 2 गुना सब्सक्राइब हुआ कल थर्ड डे पर। रिटेल, अगर आप पार्टिसिपेशन वाइज बात करें तो रिटेल की पार्टिसिपेशन है वो लगभग 6 गुना रिटेल की तरफ से पार्टिसिपेशन देखने को मिली है, और साथ ही आपको क्यूआईबी की तरफ से लगभग 1.5 गुना से थोड़ी सी ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिली है। सो ये दो शेयर्स हैं जहाँ ये दो सेगमेंट्स हैं जिस पर बात करनी होगी। बैंक्स देखिए आज फिर से फोकस में हो सकते हैं। हम लगातार देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, उनके लिए बहुत सारे अच्छे क्यूज भी हैं, हम लगातार अपने चैनल के जरिए बताते हैं। लेकिन यहाँ कल जो न्यूज़ आई वो ये आई कि अब जो पीसीए के जो फ्रेमवर्क है वहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ होंगी, कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं, और ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं ये नए नियम जो है वो अब 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। नए नियम क्या है कि अब कोई भी नेगेटिव आरओए अगर बैंक की होगी तो उसके लिए जो थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया पहले सेट किया गया था अब वो नहीं रहेगा। तो ये एक हमने की फैक्टर देखा था, अगर आपने याद भी हो आपको, पीएनबी जब पीसीए से बाहर आया तो हमने देखा कि किस तरह का उसमें एक अप मूव देखने को मिला था। तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है पीएसयू बैंक्स के लिए। दूसरी खबर रहेगी इन्फोसिस फिनैकल से। आईबीएम के साथ इन्होंने क्लाउड ट्रांसमिशन के लिए करार किया है, तो यहाँ नज़र रखनी होगी। एचपीसीएल पर आप नज़र रख सकते हैं। आज यहाँ पर विजय रिफाइनरी इनकी अब पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर सकती है। तो हमने देखा था पीछे काफ़ी समय तक उनकी कैपेसिटी हिंडर्ड रही थी, वहाँ ऑपरेशन हॉल्ट हुए थे, लेकिन अब पूरी कैपेसिटी के साथ यहाँ काम होगा। एचडीएफसी लाइफ, आपको याद हो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के साथ इनकी जो डील की बात आई थी वहाँ पर एक्विजिशन पूरा हो गया है। हालांकि ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है प्राइस, लेकिन देखना होगा, हो सकता है यहाँ पर किसी तरह की अप मूव हम देखें। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की अगर यहाँ बात करें तो इसमें कंपनी ने मेटिस एडवेंचर में अपना हिस्सा बेचा है, लगभग 45 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी को बेचा है। वेदांता में भी आपको नज़र रखनी होगी। देसाई सीमेंट का अधिग्रहण करने वाली है कंपनी, और ये जो डील साइज़ है वो लगभग 14 करोड़ में होगा। साथ ही टीसीएस पर आप नज़र रख सकते हैं। फॉर्मूला ई रेसिंग में जेएलआर के साथ पार्टनरशिप की है टीसीएस ने। तो ये तमाम स्टॉक्स होंगे जो आज एक्शन में होंगे, जिन पर नज़र रखनी होगी। पूजा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें भी हैं, आईपीओ मार्केट में भी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं आज आने वाले नतीजों की, जिस पर कि आज फोकस रहेगा, और वो है ऑटो स्पेस से दिग्गज कंपनी आयशर मोटर्स, और बैंकिंग स्पेस की दिग्गज कंपनी सरकारी बैंकों में अब एसबीआई अपने नतीजे आज घोषित करने वाला है। तो कैसे रह सकते हैं नतीजे, अनुमान क्या है, ये समझ लेते हैं। मेरे साथ शरद जुड़ चुके हैं सारी डिटेल्स लेकर। शरद, बताइए, एसबीआई और आयशर मोटर्स दोनों के ही नंबर्स आज आने वाले हैं, नंबर्स कैसे रहेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है? आयशर मोटर्स के नतीजे एक्सपेक्टेशंस में आप रेवेन्यू में जो है एक टाइप से डाउन टिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6% का, क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड सेल्स है उनकी बिक्री जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 18% जो है डीग्रोथ दिखने गई है। उसके अलावा एबिडा में भी 22% का जो है एक्सपेक्टेशन अनुमान है कि वो लेस जो है डाउन टिक देखने मिलेगा, और मार्जिन्स में भी एक दबाव देखने मिलेगा, क्योंकि जो आपके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है, स्पेशली जो मेटल प्राइसेस है, उनमें बढ़ोतरी देखने मिली है। पैट में भी ऑलमोस्ट 17% का गिरने का अनुमान है। ओवरऑल देखा जाए तो जो आपकी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है वीसीवी बिजनेस में, वो थोड़ी राइज करेगी, क्योंकि वॉल्यूम्स हाई है, लेकिन वो नेगेट हो जाएगी क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो सेल्स हैं उनमें कमी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा देखने के लिए कंपनी का कमेंट्री, जो आपके सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज है उस पर क्या रहेगा, क्या नए लॉन्चेस आ रहे हैं स्पेशली आपके रॉयल एनफील्ड के लिए, और वीसीवी जो उनके जो वॉल्वो की जो बिज़नेस है कमर्शियल व्हीकल्स की, उसमें कैसी रिकवरी देखने मिलेगी। तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, थोड़े से मिले जुले या वीकिश नतीजे के लिए एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं आयशर मोटर्स के लिए। और हम लोग इसके अलावा बात करेंगे बैंकिंग स्पेस से एसबीआई के नतीजे आने वाले हैं। निफ्टी के आपके पब्लिक बैंक है, और उसमें जो नेट इंटरेस्ट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लैटिश रहेगी, सपाट रहेगी, लगभग 1% का ग्रोथ देखने मिलेगा। याद रखिए प्राइवेट बैंक्स ने जो है लगभग 6 से लेकर 14% तक जो बड़े प्राइवेट बैंक्स ने नतीजे दिए, उनमें नेट इंटरेस्ट इनकम में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, पर यहाँ एक्सपेक्टेशंस वैसा नहीं रहेगा। अगर पैट के बारे में बात करें तो लगभग 62% का जंप देखने मिलेगा, और ओवरऑल अगर देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रहेंगे,
और आपके जो एसेट क्वालिटी है वो भी जो है स्टेबल रहने की संभावना है। उसके अलावा डिपॉजिट्स और आपके एडवांसेस ये सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाएंगे, तो इनमें बढ़ोतरी हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी प्राइवेट बैंक्स की हुई है। जो हायर टीन्स में जो है उनके एडवांसेस और आपके जो डिपॉजिट्स हैं उसमें ग्रोथ देखने मिली है। उसके अलावा जो मेन फैक्टर्स रहेंगे एसबीआई के नतीजे के लिए वो होंगे क्या है कॉर्पोरेट एसेट क्वालिटी, ग्रोथ और लोन बुक की क्या ट्रैक्शन चल रही है, और आखिर में रिटेल क्रेडिट ग्रोथ कैसी है और स्लिपेजेस कैसे चल रही है। तो ओवरऑल जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े एसेट क्वालिटी साइड में ज़रूर नज़र रखनी होगी एसबीआई के लिए। ओके, तो ये है एक्सपेक्टेशन आयशर और एसबीआई के नतीजों से, और एसबीआई में हमारा अनुमान है कि मार्केट के दौरान ही ये नंबर्स आ सकते हैं, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़ की। हमने आपको फेडरल बैंक और एमएनएम फाइनेंस में सुबह खरीदारी करने की राय अजीत की तरफ से बताई थी। इसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से जो दो कॉल्स आ रहे हैं दोनों में ही खरीदारी की राय है। पहला है सीमेंस, बाय करने की राय होगी 2301 के लक्ष्य के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 2225 का। और दूसरा स्टॉक है पॉलीकैब, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है 2420 के लेवल्स के लिए, और स्टॉप लॉस लगाइए 2345 का। इसके अलावा निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी एक कॉल है टाटा पावर पर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। कल भी अच्छी तेज़ी थी और आज भी इनका मानना है 240 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 220 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और सभी कॉल्स में खरीदारी करने की राय आज आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं, और ये बताने के लिए ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी है। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहाँ पर है आज? सबसे पहले मैं सन फार्मा के साथ शुरू करूंगी क्योंकि उसके 3 ब्रोकरेज हाउस से रिपोर्ट्स आए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 895 रुपीज़ पर शेयर का। मार्जिन्स के और सुधरने की अपेक्षा दिख रही है कंपनी में। सिटी ने सन फार्मा पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य को ऊपर करके 1000 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। भारत और इमर्जिंग मार्केट्स में डिमांड आउटलुक बहुत ही अच्छी दिख रही है, तो कंपनी को इस ट्रेंड से फ़ायदा मिल सकता है। इन्होंने अपना EPS भी 1 to 3% से रेस कर दिया है। CLSA ने सन फार्मा पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य को ऊपर करके 1050 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। फिर मॉर्गन स्टैनली ने डाबर इंडिया पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य को कर दिया है 726 रुपीज़ पर शेयर का। डिमांड आउटलुक अगर मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जेफरीज ने भारती एयरटेल पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 860 रुपीज़ पर शेयर का। मजबूत बहुत ही आउटलुक ग्रोथ डिमांड आउटलुक बहुत ही मजबूत दिख रही है, और इसका मुनाफा भी अनुमान से ऊपर आया है। CLSA ने भारती एयरटेल पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है अगेन 860 रुपीज़ पर शेयर का। इसके जो इंडिया में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के एडिशन देखें तो अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। CLSA ने फिर आखिरी में बोलते हैं CLSA ने JSPL पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 576 रुपीज़ पर शेयर का। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो इंटरेस्टिंगली भारती एयरटेल पर देखिए 2 रिपोर्ट्स आई हैं, दोनों ही 860 के लेवल्स दे रहे हैं। और सन फार्मा पर भी नज़र रखिए, सारी की सारी रिपोर्ट्स ही ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं, और 3 तो उसमें से 1000 के ऊपर का ही लक्ष्य देख रहे हैं। सन फार्मा में एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, 895 के लेवल्स देख रहे हैं, लेकिन बाकी सभी जो लेवल्स हैं वो 1000 के ऊपर और खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आज आप नज़र रखिए। अब ये तो था इक्विटी मार्केट का एक्शन, लेकिन बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की भी, किस तरह का रुझान वहाँ पर दिख रहा है। और क्योंकि आज US फेड का फैसला आने वाला है, उसके पहले कमोडिटी मार्केट में भी क्या रणनीति अपनानी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता के हमें कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर आए हैं, वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। पहला तो गोल्ड में खरीदारी करने की राय यहाँ पर आपको दी जा रही है। आप 47,600 के लेवल्स पर आप सोने में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस होगा 47,400 का, और टारगेट लगाइए 48,000 का। तो सोने में तेज़ी देखने की उम्मीद है, अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर, आगे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और 48,000 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं।
और दूसरे सेगमेंट में नेचुरल गैस में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 410 के भाव पर नेचुरल गैस में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस होगा 405 का और 418 के लेवल्स के लिए आप यहां पर नज़र रख सकते हैं। तो गोल्ड और नेचुरल गैस इनके दो पिक्स हैं जहां पर कि आज आपको खरीदारी की रिकमेंडेशंस दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और दिवाली के मौके पर मार्केट के 3 एसेस यानी कि 3 इक्को ने अपने अपने पसंदीदा सेक्टर बताए हैं, कहां पैसा लगाएं और कहां सावधानी बरतें। आइए आपको सुनवा देते हैं। आप हमारे से कुछ दिन पहले बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 8-10 साल के कंसोलिडेशन के बाद रियल एस्टेट स्पेस बाहर आ रही है। कुछ हद तक सेलेक्ट स्टॉक्स में कैप्चर हो भी रही है वो चीज़, लेकिन आपका जो पहला स्टॉक है जो आप 1 साल या नेक्स्ट दिवाली तक के लिए बता रहे हैं, वो उस हिसाब से रियल एस्टेट स्पेस की रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हाँ जी, फर्स्टली आपको, आपके पूरी टीम को और सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक पिछले साल काफी अच्छा रहा। हमारा तो यही मानना है कि अगला साल भी ऐसा रहे, बट थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा क्योंकि जब लास्ट दिवाली आई थी तो काफी हेडविंड्स थे, काफी वरी थे, तो मार्केट एक वॉल ऑफ वरी क्लाइम किया। बट अभी क्या है, सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इतनी अच्छी रिटर्न नहीं आए, बट फिर भी अगर इंडिया स्टोरी को बिलीव करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज काफी है सेक्टर्स और स्टॉक्स में। और रियल एस्टेट की बात करें तो मुझे तो अच्छा लगता है। आई थिंक 10 साल की ब्रेकआउट है और मोर इम्पोर्टेंटली ये जेन्युइन ब्रेकआउट है क्योंकि इतने फॉल्स स्टार्ट्स आए हैं पिछले 4 से 6 सालों में कि लोग कई बार ट्रैप हो चुके हैं। बट अभी जो फंडामेंटल्स हम लोग देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड और जिस तरह की चार्ट्स बन रही है, हमारा रिकमेंडेशन है कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो पिछले 2-3 महीनों में उतना अच्छा नहीं किया है, बट इसके जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट चेंज हुई है, जो टेलविंड्स है, मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा कर सकता है। बाकी रियल एस्टेट ऑलरेडी काफी चल चुके हैं तो सपोर्ट लेवल्स दूर है, बट मैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मुझे अच्छा लगता है फंडामेंटली और टेक्निकली, और यहाँ से 40 से 50% की तेजी अगर सब कुछ ठीक रहा तो देखने को मिल सकती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्ले द रियल एस्टेट रैली। कंजम्पशन एक बहुत बड़ी थीम है। इकोनॉमी अनलॉक की तरफ कई सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं और हम देख रहे हैं वो स्टेप्स और ये थीम काम भी कर रही है। क्या इस थीम पर लंबे नजरिए से इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट से कोई आपके पास कॉल होगी? बिल्कुल। तो एक जो शेयर है जो या कंपनी है जो हमें जो बहुत अच्छी लगती है वो है आदित्य बिरला फैशन। आप देखें तो पिछले कोविड के लॉकडाउन और अनलॉक की वजह से लास्ट लगभग 2 साल से जो है कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो है घर के बाहर नहीं निकले हैं और लोगों ने ज्यादा स्पेंडिंग नहीं की है, खर्चा नहीं किया है। पर अब जब हमारा वैक्सीनेशन काफी आगे पहुंच गया है और थर्ड वेव का फियर या एक जो भय था वो भी कम हो गया है, तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम देख रहे हैं इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही है और हम लोग हमारी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ वापस जा रहे हैं। इलायची मैंने एकदम एंड में डाली है, चाशनी ऑलमोस्ट रेडी होने के बाद, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो रिटेन हो जाता है।